नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एचजीडी क्लासेस में स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लॉज ऑफ मोशन। दिस इज द फर्स्ट लेसन, नाइन्थ साइंस, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज मोशन। ओके, आपको कुछ एग्जांपल्स दिए आपके बुक के अंदर, यू कैन चेक इट एंड यू हैव टू जस्ट आंसर विच ऑब्जेक्ट्स आर इन द मोशन। सो फर्स्ट, ए स्टेशनरी स्टोन। अगर एक स्टेशनरी स्टोन है, सो इज इट इन मोशन और नॉट? यस, इट इज नॉट इन मोशन, बिकॉज उसका रीजन मैं बताऊंगा। द फ्लाई, ओके, द फ्लाइंग बर्ड, इट इज इन मोशन बिकॉज इट फ्लाइज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देन next one is there, a stationary train, so it is in motion or not? It is stationary, so it is not in motion. And some more examples you can take. Okay, flying bird is there, then the flying aeroplane is there, then so many things. Okay, a stone lying on this hill station or hillside, okay, is it in motion? आपको डिसाइड करना है। ओके, वॉकिंग, ओके, ए पर्सन वॉकिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ए मूविंग कार। ओके, इस तरह के एग्जांपल्स ले लो आप, और आपको मोशन को डिफाइन करना है। तो आप किस तरह से मोशन को डिफाइन करेंगे? इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स प्लेस विद इट्स सराउंडिंग, if an object changing its place with its surrounding, then it is said to be in motion. Then it is said to be in motion. If an object changing its place with its surrounding, then it is said to be in motion. If an object is stationary and it is not changing its place, then it is not in motion. It is said it is not in motion. तो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं रहता। मोशन का मतलब आपको पता है, गति बोलते हैं इसको। जो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाता है तो उसको हम लोग मोशन में बोलते हैं, बिकॉज द सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ओके, व्हेन देयर इज अ मूवमेंट, ओके, व्हेन देयर इज द change in place, okay, of that object, so that object is considered in the motion. And the object which is stationary, it not change its place of rest or place or a situation of uniform motion. Okay, if an object is in uniform motion, then also it is means so that type of things, when an object not changing its place, so that object is stationary and that object is not in motion. When an object changing its place with its surrounding, then it is said to be in motion. तो ये मोशन का कुछ मतलब डेफिनेशन है जो आपकी बुक के अंदर दिया, बट आई एम एक्सप्लेनिंग इट। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ईजी लेसन है अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ के लेते हो। तो मैं आपको इसका हर एक पन्ना जो है समझाने की कोशिश करूंगा, और इसके अंदर के जो भी मतलब क्वेश्चन है उनके आंसर्स मैं आपको बता दूंगा। तो ये था पहला क्वेश्चन, व्हेन वी कैन से दैट एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। सो वेन एवर ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स प्लेस विथ सराउंडिंग, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। एंड इफ एन ऑब्जेक्ट नॉट चेंजिंग इट्स प्लेस विथ सराउंडिंग और डोंट चेंज इट्स प्लेस विथ सराउंडिंग, देन इट इज सेड टू बी नॉट इन मोशन। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड द object with changing its place. These two things you have to just keep in your mind. And next point is there, first we will discuss about distance and speed, and second we will discuss about displacement and velocity. ये दो concept हम लोग discuss करेंगे, but we will take one example, 2-3 examples for this. मेरे पास कुछ examples है, आप देख लो। मुझे distance and speed explain करना है, displacement and velocity ये दोनों concept है, 3 examples से explain करेंगे। So this is one of the example which is given in your book. Okay, आपके book के अंदर दिया, शीतल and प्रशांत हाउस, इसके साथ संगीताज हाउस। ओके, सो दिस इज संगीताज हाउस and then the school. Okay, so distance between Sheetal's and Prashant house to Sangeeta's house is 500 meters, and distance between Sangeeta's house to school is 1200 meter by this route, and the distance between directly from the Sheetal's and Prashant house to school is 1300 meters. And now we have to discuss about speed and distance. तो मैं आपको बता दूं, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट and ending point of object or final point of object. So displacement is the shortest distance between the initial and final point of an object. So I am going to explain you distance. So distance is the actual path traveled by an object. So Sheetal first moves to the Sangeeta's house, then Sangeeta and Sheetal moves to the school. So there is path A and path B. Okay, तो ये मुझे डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस ट्रेवल बाय शीतल मुझे निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय शीतल, सो आई एम गोइंग टू ऐड दिस बोथ 500 एंड दिस distance speed of Sheetal
across path A. Okay, शीतल स्पीड across path A and शीतल स्पीड across path B, ये दोनों को मैं ऐड कर दूंगा. अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इसको मैं बोलते हैं एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस. तो यहाँ पे मुझे मिलेगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय शीतल मैं निकालना चाहता हूँ, ट्रेवल्ड बाय शीतल. अगर ये मैं निकालना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 500 प्लस 1200 करना पड़ेगा, 500 प्लस 1200 करना पड़ेगा. तो मुझे मिलेगा 1700 मीटर. सो दिस इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय शीतल. And now distance traveled by Prashant directly moved from his house to the school. So that distance is 1300 meter. That distance. So this is distance traveled by Sheetal. Sheetal ने distance travel किया है Sheetal. And second one is the Prashant who directly moved from his home to school in the straight way, in the straight shortest way. So distance traveled by Prashant. Distance ट्रेवल्ड बाई प्रशांत. अगर मैं इसको निकालना चाहता हूँ तो मुझे मिलेगा 1300 मीटर. सो नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ. अभी इससे हम लोग क्या करेंगे, हमें जो चाहिए पॉइंट उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो वी लर्न नाउ, सी नाउ व्हाट इज द मोस्ट टाइमफी फैक्टर, कौन सा बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है. डिस्टेंस ट्रेवल बाय शीतल, इट इज़ एक्चुअल पाथ बाय विच एन ऑब्जेक्ट रीच टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन. इट इज़ एन एक्चुअल पाथ by which an object reach to its final destination. So this is the actual distance traveled by Sheetal. So it is the addition of path A distance and path B distance. So speed of Sheetal across the path A plus speed of Sheetal across the path B, both are get added and this is the distance 1700 meters. So this is distance and distance traveled by Prashant is 1300 meter. So now this is the distance actually and this is the displacement. इसको बोलेंगे displacement और इसको बोलते हैं displacement. दिस एग्जाम्पल इज गिवन टू अंडरस्टैंड ओनली. आपको एग्जाम्पल दिया है ताकि आप जो है वो खाली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस समझ सको, इसलिए एग्जाम्पल दिया है. सो दिस इज द डिस्टेंस. ओके, शीतल्स हाउस टू संगीताज हाउस एंड संगीताज हाउस टू स्कूल. दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय शीतल and displacement, this is the displacement, shortest distance between the Prashant and Sheetal's house to the school. This is known as displacement. So displacement is the shortest distance between the initial and final point of an object, and displacement is the shortest distance between the initial and final point of an object, and distance is an actual path traveled by an object to reach its destination. ये दो चीज़ें आपके दिमाग में आप रख दो तो आपको ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे. ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ कंसिडर वन ऑफ द Surali. Surali is one of the girl and she has just started its take a round around the circular shape ground. इस circular shape ground मान लो, ये एग्जाम्पल दिया है. Surali, the name of girl is given. This is suppose garden, circular shape garden, and she has just make one round around this garden and its radius is 100 meter. What is radius? It's 100 meter. And now what is the distance traveled by Surali? आपको डिस्टेंस निकालना है. अगर मुझे डिस्टेंस निकालना रहेगा इस एग्जाम्पल में, सो आई कैन जस्ट राइट दैट, मैं इसमें लिख दूंगा, आई कैन जस्ट राइट दैट द सर्कम्फरेंस. यहाँ पे मुझे सर्कम्फरेंस लगेगा जो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत है. And its formula is 2 pi r, and so 2 into 3.14 into 100. तो ये मेरा आएगा 628 मीटर. So how much distance is traveled by Surali when she make one round around the circular garden? So it will be 628 meters. And what is the displacement? अभी मैं यहाँ पे आपको displacement बता दूँ. अगर Surali इस ground को one round complete कर रही है and she just started her walking from this point A or running from this point A and again come to point A, then its displacement is 0. तो इसको distance बोलेंगे. Distance is always in positive numbers. And what is displacement? In this example, displacement is 0. Displacement is 0 meters. ताकि Surali जो है अपने A पॉइंट से स्टार्ट करके वापस उसी पॉइंट पे आती है. So her destination point and her journey point will be same.
So her starting point and her final point will be same. That's why there is no change in the place and the distance is remains constant. So जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आके खड़ा रहना है, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा. आप जहाँ से स्टार्ट कर दे, जैसे कि आपने आपके गांव से स्टार्ट किया, आप आपके किसी सिटी में जाए और उसी सिटी से वापस आपके गांव में, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा. यू जस्ट कंसिडर दिस एग्जाम्पल. अगर पर यहाँ पे डिस्टेंस जो है, आप आपके गांव से जहाँ तक गए मानो 20 किलोमीटर से, अगेन बैक कम टू योर विलेज, इट इज़ 20 किलोमीटर्स. सो योर डिस्टेंस विल बी 40 किलोमीटर्स, बट योर डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो. आपको डिस्प्लेसमेंट समझना है, जहाँ से आप स्टार्ट करते हो वहीं पे आकर अगर रुक जाते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो रहता है, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज इन पॉजिटिव नंबर. सो इसका डिस्टेंस जो है सोराली का, व्हेन सी कंप्लीट वन राउंड इट विल बी 628 मीटर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो. मान लो मेरे पास एक कार है, नेक्स्ट एग्जांपल है. It started its journey from point P and reached to point Q, and this distance is 360 meters, and again return back to point P. क्या करती है, P से अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, कार Q तक जाती है, Q से वापस P तक आती है, P पे आके रुक जाती है. तो इसका जो मुझे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस विल बी द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट PQ plus QP. So it is 360 plus 360, it will be 720 meters. तो ये मेरा रहेगा डिस्टेंस. बट डिस्प्लेसमेंट अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का मतलब इस कार का निकालना चाहता हूँ तो ये 0 मीटर्स आएगा, बिकॉज इट स्टार्टेड फ्रॉम P गो टू Q एंड अगेन कम फ्रॉम Q टू पॉइंट P. सो देर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम योर जर्नी टू योर एंड पॉइंट. तो ये दो चीज़ें आप बहुत अच्छी तरह से आपके दिमाग में रख दो ताकि ये चीज़ें आपको काम आने वाली. और एक चीज़ IMP जो बता देता हूँ, द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर मेजर ओके इन मीटर्स. उनका दोनों का जो है मीटर्स, ये मीटर का जो सिंबल है मीटर, देर यूनिट इज मीटर. दोनों का यूनिट सेम है. जैसे कि स्पीड एंड वेलोसिटी का यूनिट सेम है, वैसे ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट सेम है. तो ये था मेरा फर्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको इलस्ट्रेट करने की कोशिश की है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस इज एन एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट टू रीच इट्स डेस्टिनेशन पॉइंट, and displacement is the shortest distance between the initial and final point of an object. Both have the same unit meters. We measure distance in meters, we measure displacement in meters. Distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. What is the scalars, what is the vector, I will tell you these two things, but this is the initial introduction, and now we are going to know more things about speed and velocity. नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जान लेते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड आई विल राइट स्पीड इन द फॉर्म ऑफ स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, और टोटल टाइम लिखो चलेगा. सो स्पीड इज define as the total distance traveled by an object per unit time उसको बोलेंगे speed. and the displacement, if I write displacement upon time, okay, it is velocity. इसको बोलेंगे velocity. it is velocity is equal to displacement upon time. Velocity is equal to displacement upon time. So velocity is defined as the displacement per unit time. Velocity जो है displacement per unit time define कर दे. Now if I am going to just calculate the speed of Sheetal across path along path A, along path B, तो इसके लिए टाइम आपके बुक के अंदर दिया है. टाइम फर्स्ट के लिए मानो 5 मिनट्स, देन 24 मिनट्स, देन 29 मिनट्स. सो फर्स्ट इज 5 मिनट्स का टाइम दिया आपको यहाँ पे, देन यहाँ पे 24 मिनट्स का टाइम दिया है, एंड फाइनली प्रशांत के लिए कुछ दिया डिस्प्लेसमेंट, शीतल डिस्प्लेसमेंट. ओके, शीतल के लिए टाइम दिया, प्रशांत का मैंने नाम लिया लेकिन शीतल के लिए टाइम दिया है. दिस इज टाइम फॉर शीतल ओनली. ओके, सो ये एक आपको डिस्टेंस मतलब स्पीड अलोंग, मुझे ए पाथ का स्पीड निकालना, स्पीड अलोंग पाथ ए, शीतल स्पीड अलोंग पाथ ए निकालूंगा मैं. तो ये रहेगा 500 डिवाइड बाई 5 मिनट्स. तो जो भी रहेगा 5 1 ज़ा 5, तो ये रहेगा 100, देन मीटर पर मिनट, ये मिनट में आएगा. सेकेंड में मुझे कन्वर्ट करना है क्या इसको,
ओके मिनट में दिया, ओके इट इज़ minute because it is not changes. Second is the SI unit of time actually. Second speed of शीतल मैं निकालूंगा across along path B, तो आएगा ये 1200 upon 24, so it is 24 means 500 मीटर पर मिनट, तो ये रहेगा स्पीड. ओके सो ये एस 500 मीटर पर मिनट इज आई थिंक सो 50 मीटर पर यूनिट, it is 50 meter per unit, actually more time it is. okay 24 5 right 50 minutes per minute. तो ये रहेगा उसका, दिस इज स्पीड ऑफ शीतल अलॉन्ग पाथ ए, स्पीड ऑफ शीतल अलॉन्ग पाथ बी. सो मुझे एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा. एवरेज स्पीड मैं निकालना चाहता हूँ तो मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा. सो 100 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 कर लो ऑफ, तो ये आएगा 100 प्लस 50, सो 150 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 75 मीटर पर मिनट. ये आएगा स्पीड, एवरेज स्पीड. ओके ये आएगा 75 मिनट्स पर मिनट आई थिंक. नो इट इज़ डिफरेंट एक्चुअली. इसको अलग तरीके से करते हैं, आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है. एवरेज स्पीड के लिए हम लोग क्या करेंगे, एवरेज स्पीड ऑफ शीतल, मतलब शीतल का एवरेज स्पीड निकालना है. मुझे 500 प्लस 1200 करना पड़ेगा. फर्स्ट 1200 दोनों डिस्टेंस ऐड करो, टोटल टाइम 5 प्लस 24 कर दो, ये 1700 आएगा और यहाँ पे आएगा 29. सो इससे डिवाइड करना पड़ेगा. ये 58.5 समथिंग आता है, 58.6 आई थिंक दिस विल बी द आंसर. 58.6 मीटर पर मिनट ये आएगा आपका एवरेज स्पीड. सो एवरेज स्पीड के लिए आपको इनिशियल मतलब जितने भी पाथ रहेंगे, मैं ये 2 पाथ के लिए लिया, मतलब 3 4 5 पाथ रहेंगे, तो सारे के सारे पाथ के जितने डिस्टेंस है उनको ऐड कर दो और जितना टाइम है उस सारे के सारे टाइम को ऐड करो और उसको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, नॉट ओनली फॉर शीतल. दिस इज ओनली वन एग्जाम्पल यू हैव टेकन जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज, बट इट इज़ नॉट एन इशू. So you can just do this. Okay, you just have to add the all distances upon all time and just do the calculation. Whatever the answer will be there, that will be your average speed for any object, not only for शीतल. Only for understanding purpose this example is given in your book. So we have discussed और हम लोग उसी के बारे में डिस्कस कर रहे. तो एक एग्जाम्पल था मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट का मुझे इशू डिस्कस करना है. ये उसका एवरेज स्पीड हो गया, दिस इज एवरेज स्पीड. अगर मैं यहाँ पे भी टाइम लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी एवरेज स्पीड मिल जाएगा, यहाँ पे भी एवरेज स्पीड मिल जाएगा, नहीं तो स्पीड मिल जाएगा. स्पीड ऑफ सराली, स्पीड ऑफ कार, मूविंग कार. ओके तो ये दोनों को मैं नहीं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, आपको एक एग्जाम्पल दे दिया. मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ओके वेलोसिटी निकालनी है मुझे. सो स्पीड मैंने देख लिया, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट. सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ शीतल, 300 मीटर्स एंड टाइम टेकन. Okay, for that time is given total time 29 minutes. Okay, time will be same. So it is 29 से डिवाइड करो इसको तो आपको सोल्यूशन मिल जाता है इसका 44.83 मीटर पर मिनट. ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा. ये किस तरह आता है आपको मैथमेटिक्स में पता चल जाएगा. ओके 29 फोजा जो भी आंसर आएगा 29 फोजा 2 टाइम्स यू विल गेट दिस 44.83 मीटर पर मिनट. सो वेलोसिटी में जब भी मैं कैलकुलेशन करता हूँ सो मैं कंसीडर करता हूँ डिस्प्लेसमेंट. आई विल टेक द डिस्प्लेसमेंट फॉर द वेलोसिटी व्हेन आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द वेलोसिटी. तो ये मुझे याद रखना है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इट इज़ अ वेलोसिटी and distance upon time, total distance upon total time, it is the speed of an object. ये दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है. जस्ट आई कैन टेक सो मेनी एग्जाम्पल्स, मैंने आपको बुक के एग्जाम्पल्स दे दिए, बट यू कैन टेक सो मेनी एग्जाम्पल्स, सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स, एंड विद दैट एग्जाम्पल्स यू कैन जस्ट डिस्कस अबाउट द स्पीड एंड वेलोसिटी. नाउ इफ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द वेलोसिटी, ओके वेलोसिटी इन दिस 2 केसेस, ओके यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है. सो 0 अपॉन टाइम कुछ भी ले लो आप, तो ये 0 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी आएगी. 0 अपॉन 1 ले लो, 2 लो, कुछ ले लो. थर्ड एग्जांपल में भी मेरी वेलोसिटी जो है, थर्ड एग्जांपल में भी 0 अपॉन 5 कुछ भी ले लो, 0 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी. सो द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड एंड द यूनिट ऑफ स्पीड इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड. नहीं तो किलोमीटर पर मिनट लिख दो, किलोमीटर पर मिनट लिख दो चलेगा, बट मीटर पर सेकेंड दिस इज द कॉमन यूनिट. ओके इसका वेलोसिटी का भी वही है, स्पीड का वही है. ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड
and CGS unit is a centimeter per second, centimeter per second, cm okay per centimeter per second. So unit दोनों की यूनिट है मीटर पर सेकेंड एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये SI यूनिट है एंड दिस इज CGS यूनिट. तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है. मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, दीज आर दी यूनिट्स ऑफ द स्पीड एंड वेलोसिटी. दोनों की यूनिट सेम है, आपको यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं करना है. एंड दिस ऑल टॉपिक्स आर रियली ईजी इफ़ यू आर just interested in all these topics. बहुत easy है, मतलब this lesson is totally if you are learn this lesson in a good way. आप अगर अच्छी तरह से इसको पढ़ते हो तो आपको ये लेसन बहुत ज़्यादा ईजी जाएगा. ये मेरी मतलब दिस इज़ माई थिंकिंग एंड आई होप यू एन्जॉय दिस लेसन. तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट 2 टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर दिया है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी. एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्पीड एंड डिस्टेंस ऑन वेलोसिटी. वेलोसिटी के ऊपर स्पीड एंड डिस्टेंस का कौन कौन सा इफेक्ट्स है, हम लोग इस टॉपिक को लर्न करेंगे एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक. सो विल लर्न अबाउट स्केलर्स एंड वेक्टर्स. स्केलर्स एंड वेक्टर्स ये टॉपिक मैंने छोड़ दिया था शायद, इसके बारे में मैं बताता हूँ. स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ये दो क्वांटिटीज़ क्या होती है. वेक्टर्स आपके बुक के अंदर सवाल पूछा है व्हाट आर दी स्केलर्स एंड व्हाट आर दी वेक्टर्स. तो मैं बता दूँ द फिजिकल क्वांटिटी हैज़ magnitude only is called scalars, are called scalars, or this physical quantity has magnitude only are scalars. Okay, इनको scalars बोला जाता है. And the physical quantity has magnitude and direction, magnitude or direction, called vectors. The physical quantity has magnitude only called scalars, and the physical quantity has magnitude and direction are called vectors. So you have to just remember this. So मेरे पास एग्जाम्पल है डिस्टेंस, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड देन द टाइम इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी. आपके बुक के अंदर दिया है. यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. देन सेकेंड मेरे पास है यहाँ पे और एक एग्जाम्पल है वेलोसिटी, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी. इसको भी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे. और कुछ एग्जाम्पल्स मेरे पास यहाँ पे नहीं दिए, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम एंड द डिस्प्लेसमेंट. ओके, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड. ओके, स्पीड भी अपनी स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड. सो दीज आर द स्केलर्स एंड दीज आर द वेक्टर्स एंड यू हैव टू जस्ट कीप इट इन योर माइंड. And the next topic is what are the effects of speed and direction on the velocity. We are going to discuss this topic with one of the example. So we'll learn about the effects of speed and direction. Effects of speed and direction. Effects of speed and direction on velocity. ये मुझे टॉपिक लर्न करना है यहाँ पे. सो एग्जाम्पल इज गिवन. मान लो सचिन हैज़ अ मोटर बाइक, मोटर बाइक एंड ही जस्ट ट्रेवलिंग बाय मोटर बाइक. तो मान लो सचिन नाम का एक लड़का है, एक आदमी है, वन ऑफ द पर्सन हु इज जस्ट ट्रेवलिंग बाय मोटर बाइक एंड ही इज़ ऑन द स्ट्रेट वे एंड इफ़ ही इंक्रीज हिज स्पीड, अगर वो स्पीड बढ़ाता है, एक स्ट्रेट वे पे जा रहा हो लाइक दिस इज मोटर बाइक. मान लो ये मोटर बाइक है उसकी और यहाँ से वो जा रहा है स्ट्रेट वे. ओके, तो ऐसी मोटर बाइक रहेगी उसकी मान लो एंड यहाँ पे सचिन बैठा रहेगा. ओके, सो इज जस्ट ड्राइविंग मोटर बाइक. सो ये स्ट्रेट वे जा रहा है, स्ट्रेट वे एंड ही इंक्रीज स्पीड. सो and direction is same, remain direction same, keeping direction same. ओके, वो क्या कर रहा है, स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, ही इज इंक्रीजिंग स्पीड, वो स्पीड बढ़ा रहा है और डायरेक्शन सेम रख रहा है. तो क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी. सो वेलोसिटी इंक्रीजेस. मैं बताता हूँ आपको, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा. क्या हो जाएगा, इंक्रीज. दिस इज सिंबल ऑफ इंक्रीजेस. सो वेलोसिटी इंक्रीजेस
ओके, सो उसको चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस। तो ये चेंज इन वेलोसिटी हुई, जस्ट ऑब्जर्व चेंज इन वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा। एंड नाउ सेकेंड पॉइंट, मेरे पास ये फर्स्ट था, सेकेंड पॉइंट क्या होता है, ही जस्ट कीपिंग स्पीड सेम, कीपिंग स्पीड सेम, स्पीड सेम रख रहा है, स्पीड सेम, एंड टेकिंग अ टर्न, टर्न ले रहा है मतलब चेंजिंग डायरेक्शन, एंड चेंजिंग हिज डायरेक्शन, तो उसकी डायरेक्शन बदल रहा है, मतलब टेकिंग मतलब टर्न ले रहा है, टर्न। ओके, सो व्हाट हैपन, कीपिंग स्पीड सेम एंड चेंजिंग द डायरेक्शन, ऑटोमेटिकली वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीजेस, एज पर माई ऑब्जर्वेशन वेलोसिटी डिक्रीजेस। तो इसको ही हम लोग बोले चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंजेस, इसको ही हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी चेंजेस। तो दोनों के दोनों मुझे ऑब्जर्व करने को मिल जाते हैं। ओके, व्हेन ही टेक अ टर्न एंड कीपिंग स्पीड सेम, I will observe the velocity just decreases because just he is controlling his bike and trying to take a turn, automatically velocity decreases of his bike. So this is the speed decreases, velocity decreases, speed increases, velocity increases, and third condition is there, keeping increasing means changing direction and increasing speed, changing direction, changing direction and keeping changing speed and increasing speed, increasing speed। ओके, ये मेरा मेरा जो पॉइंट है इंक्रीजिंग स्पीड। सो व्हाट हैपन, आई विल सी चेंज इन वेलोसिटी, आई विल सी चेंज इन वेलोसिटी। सो दीज आर दी 3 पॉइंट्स वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। वन फर्स्ट पॉइंट जो मेरा है वो मुझे बताता है वो कि स्पीड बढ़ा रहा है, डायरेक्शन सेम रख रहा है, वेलोसिटी में मुझे बदलती हुई दिखाई देगी, आई विल सी दैट द वेलोसिटी इंक्रीजेस। देन सेकेंड पॉइंट आ रहा है, ही इज कीपिंग स्पीड सेम एंड टेकिंग अ टर्न मीन्स चेंजिंग डायरेक्शन, सो आई विल सी वेलोसिटी डिक्रीजेस। एंड थर्ड पॉइंट, ही taking a turn and also increasing the speed, so I will see change in the velocity. So these 3 possible conditions I observe when एनी पर्सन इज डूइंग ड्राइविंग, मतलब ड्राइविंग कर रहा है कोई भी बंदा, तो इस तरह की आपको ऑब्जर्वेशन मिल जाएंगे। आपको ये ऑब्जर्वेशन कहीं पे भी ऑब्जर्व करने को मिलेंगे जहाँ पे रास्ता है, जहाँ पे गाड़ी है, तो आप ये कर सकते हो। दिस इज़ वेरी मीन्स लाइव एग्जाम्पल, वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एंड यू विल व्हेन यू आर ड्राइविंग बाय एनी कार और एनी on any motorbike or by any bus or anything else, so you can just note down all these practical examples by your own experience। okay, so आपको ये easily learn करना आ जाएंगे। first scientist who calculated the speed, okay, speed, तो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिन्होंने स्पीड कैलकुलेट किया, साउंड का स्पीड 343.2 मीटर पर सेकेंड, 343.2 मीटर पर सेकेंड। हिज नेम वाज गैलीलियो, गैलीलियो ने किया था। ओके, इन्होंने पहले स्पीड कैलकुलेट किया, द स्पीड ऑफ साउंड, द स्पीड ऑफ साउंड 343.2 मीटर पर सेकेंड इन द ईयर, मतलब ये हवा के अंदर का स्पीड था, गैलीलियो ने कैलकुलेट किया। द स्पीड ऑफ लाइट आई नो वेरी वेल, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट का स्पीड है। आई नो it is not applicable, medium is not required for the light traveling, because light can travel by any medium, वैक्यूम से भी वो आ सकती है, तो उसका स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लाइट का स्पीड है। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट मेरा फर्स्ट है, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, ये स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर है। ओके, और मेरे पास और एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपके बुक के अंदर दिया है 299,770 मीटर पर सेकेंड, ये मेरा स्पीड है, स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ का स्पीड है रिवोल्यूशन का। सो मैं इसको अगर किलोमीटर्स में कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे 30 किलोमीटर पर सेकेंड अर्थ रिवॉल्व होती है। इतने फास्ट अर्थ क्या कर रही है, सूरज को मतलब चक्कर काट रही है। बट वी कांट फील दैट थिंग्स बिकॉज द मास ऑफ अर्थ इज वेरी हाई एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स विच एक्ट्स ऑन एवरी ऑब्जेक्ट विच इज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज वेरी strong, and that's why we could not feel the speed of revolution of earth at any moment। हम लोग को स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ समझ में नहीं आता। 30 किलोमीटर्स पर सेकेंड, आप सोच लो कितने स्पीड से अर्थ रिवॉल्व हो रही है। एंड सिमिलरली ऑन द सेम टाइम इट रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस, वो खुद के एक्सिस को भी रोटेट करे। तो ये कुछ चीज़ें जो आपके बुक के अंदर दी है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज दीज ऑल आर द प्रैक्टिकल थिंग्स एंड हैपनिंग everywhere in the universe, and these practical things will give you knowledge। so whenever planets revolves around the sun in the solar systems, they are
in the motion. They are in the motion, and this type of objects are called in the motion. When a vehicle just moving from one place to another place on the road, it is in motion. So these points you have to just keep in your mind, and these points will help you to do the study of next points. So now we are going to discuss about the remaining points of this lesson. We'll learn about यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. मैं बता दूं लीनियर मोशन मतलब यूनिफॉर्म लीनियर मोशन when an object covers equal distance in equal intervals of time, then it is said to be in uniform linear motion. When an object covers equal distance in equal intervals of time, then it is said to be in uniform linear motion. And when an object covers unequal distance in equal intervals of time, it is said to be non यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. तो दो कंडीशन है मेरे पास. अगर एक कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर है तो वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में होता है. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में होता है. ये दो चीज़ें मुझे याद रखनी है. मैं उसका डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ. मेरे पास जो एग्जाम्पल दिया था आपकी बुक में, अमर अकबर एंथनी डिस्टेंस ट्रैवल बाय अमर अकबर एंथनी इन किलोमीटर्स, द एग्जाम्पल इज गिवन and time in clock in minutes, that is given. And with that example I am going to explain this uniform linear motion and non-uniform linear motion. So let's start. So time मेरे पास दिया 5 o'clock, 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30 and 8:30. अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूँ तो 30 मिनट्स का गैप है हर टाइम के बीच में. तो दिस टाइम इंटरवल्स आर कॉल्ड एज इक्वल टाइम इंटरवल्स. इसको बोलेंगे हम लोग इक्वल टाइम इंटरवल्स. 30 मिनट्स का डिफरेंस आपको दिखाई देगा, 30 मिनट्स. सो दिस इज द इक्वल टाइम इंटरवल्स, एंड इन दिस इक्वल टाइम इंटरवल्स फर्स्ट अमर जस्ट कवर डिस्टेंस 20, देन 40, देन 60, देन 80, देन 100. देन अगर यहाँ पे आप नोटिस करते हो 20 किलोमीटर्स डिस्टेंस का गैप है, 20 किलोमीटर्स हर एक के बीच में, 20 किलोमीटर्स. यू विल जस्ट सी दिस, आपको समझ में आता ही होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ 20 किलोमीटर्स. सो इन इक्वल टाइम इन ईच 30 मिनट्स अमर कवर्ड 20 किलोमीटर डिस्टेंस. सो दिस इज द इक्वल इंटरवल्स. 30 मिनट्स 20 किलोमीटर डिस्टेंस, 30 मिनट्स 20 किलोमीटर डिस्टेंस, 30 मिनट्स 20 किलोमीटर डिस्टेंस, 30 मिनट्स 20 किलोमीटर डिस्टेंस. सो दिस इज द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. सो दिस टाइप ऑफ मोशन of Amr is known as uniform linear motion. Okay, come to the next example. मेरे पास है अकबर. Okay, first 0 to 18, then 36. यहाँ पे तो 18 ही आ जाएगा, 18 to the 36. पर यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 42 माइनस 36 को करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 6 मिलता है. कितना मिलता है? 6 किलोमीटर्स. यहाँ पे मैं करने जाता हूँ 42, 70 माइनस या 28 मिल जाता है मुझे. यहाँ पे करने जाता हूँ तो 15 मिल जाता है, और यहाँ पे करने जाता हूँ तो मुझे 25 मिलता है. So now from this distance covered by Amr in each equal time of intervals are unequal distances. अमर ने क्या किया, यहाँ पे 18 ही आएगा. तो अकबर ने क्या किया कि हर 30 मिनट्स के टाइम इंटरवल्स पे अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया. क्या किया? अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया. सो द मोशन ऑफ अकबर with equal time intervals is means the distance covered by Akbar in equal time intervals is unequal, and therefore his motion is called as नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. इसलिए उसके मोशन को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. ये फर्स्ट लीनियर यूनिफॉर्म मोशन का है, सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. कम टू थर्ड एग्जांपल, एंथनी 14 किलोमीटर्स. यहाँ पे भी 14 आएगा, यहाँ पे भी 14 आएगा, यहाँ पे भी 14 आएगा, यहाँ पे 14. आप चाहे तो देख लो कैलकुलेट करके. दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एंथनी इन ईच 30 मिनट्स. So this distance is equal. So Anthony covered 14 kilometers in each 30 minutes time intervals. So distance covered by Anthony is equal in equal time of intervals. So his motion is called as यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. तो ये 3 एग्जाम्पल्स आपके बुक के अंदर दिए. सेम एग्जाम्पल्स आई हैव जस्ट टेकन ऑन द बोर्ड टू एक्सप्लेन द यूनिफॉर्म लीनियर मोशन and non-uniform linear motion. So motion of Amr and the Anthony is linear uniform motion, and the motion or uniform linear motion and motion of Akbar is
नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. सो ये दो एग्जांपल्स, 3 एग्जांपल्स will help you to know the linear uniform motion, uniform linear motion and non-uniform linear motion. And when I draw the graph of distance and time, I will get a straight line for linear uniform motion. And when I draw the graph for the time, okay, non-uniform linear motion and time, okay, with time, so in that case means distance and time, I will not get a straight line, मुझे straight line नहीं मिलेगी. तो उसी का मतलब ये होता है कि जो भी डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट ने वो डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस नहीं है इक्वल टाइम इंटरवल्स में. सो देयर इज द डिस्टेंस मीन्स अप्स एंड डाउन्स यू ऑब्जर्व इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. तो ये सब प्रैक्टिकली आपको करके देखना है. ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है मैं आपको बताऊंगा. साथ में आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हाउ टू डिराइव द लॉज ऑफ मोशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के लिए इक्वेशन किस तरह डिराइव करने, ये मैं सारी चीज़ें आपको वेरी सिंपली बताऊंगा. बुक के डायग्राम से ही बताऊंगा. मैं खुद की भी डायग्राम ले सकता हूँ, आप भी खुद की डायग्राम ले सकते हैं. कैसे करना है मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा. बट आई होप यू विल मीन्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, आपको समझ में आया रहेगा. तो अभी हम लोग एक्सेलेरेशन की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट इज एक्सेलेरेशन आई विल टेल यू एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन. सो वी लर्न अबाउट द एक्सेलेरेशन. एक्सेलेरेशन का हम लोग बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. एक्सेलेरेशन को अगर डिफाइन कर दूं मैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. सो एक्सेलरेशन जो मेरी है, एक्सेलरेशन इट इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम उसको बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. सो ये एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है. सो वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी कंटिन्यूसली, and due to this change in velocity its acceleration also changes. So acceleration का definition ये change in velocity per unit time. So whenever any object which is in the motion it changes its speed and automatically changes its velocity, and this change in velocity is just creates an acceleration in it. Okay, तो ये acceleration का definition है. Acceleration change in velocity per unit time is called as an acceleration. So now what is the change in velocity? मेरे पास final velocity मान लो कोई भी एक object है, acceleration is written by a. Okay, इसका change in velocity यहाँ पे आएगा final velocity और माइनस आएगा initial velocity, velocity upon time आएगा, upon time ये आ जाएगा यहाँ पे. तो मैं और एक चीज़ बता दूँ, एक्सेलरेशन ए से रिप्रेजेंट करते हैं. मान लो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास, वेलोसिटी हमेशा वी लेटर यूज़ करते हैं, स्मॉल वी, एंड द इनिशियल वेलोसिटी इट इज़ स्मॉल यू. ओके, दिस आर द लेटेस्ट यूज. एंड टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट इट इज़ टी. देयरफॉर ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. ये इसका डेफिनेशन बन जाता है. ओके, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. So this is the acceleration, but we have to learn more things about acceleration. अभी मेरे पास है a means acceleration change in velocity, change in velocity means it is a velocity only. मैं अगर इसको velocity लिख देता हूँ तो मुझे आगे की चीज़ें मिल जाएंगी. change in velocity, velocity मैं इसका यूनिट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ. velocity change in velocity अपॉन टाइम ले लेता हूँ मैं. तो यहाँ पे अगर मुझे पता है velocity का यूनिट जो मीटर पर सेकेंड है and the time is measured in seconds, so मैं a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये बनता है इसका यूनिट. s is going to multiply this s, तो ये इसका यूनिट बनेगा. व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसके पीछे रीजन है मीटर पर सेकेंड, इट इज यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड सेकेंड अगेन टाइम. सो टाइम गेट मल्टीप्लाई विथ टाइम, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो अगर मैं इसको लिखता हूँ मीटर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर. दिस इज एन एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन बन जाता है, ये इसका यूनिट है. ऐसा यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई आपको. मेरे पास दो तरह की एक्सेलरेशन रहती है. वन इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वन इज द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. वेन एवर द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज यूनिफॉर्म, देन इट इज the object is said to be in uniform acceleration. When an object changes its velocity with time is constant, और हम लोग बोलते हैं when the amount of velocity, equal amount of velocity changes in equal intervals of time, then the object is said to be in uniform acceleration. When unequal amount of velocity changes in equal intervals of time,
the object is said to be in non-uniform acceleration. तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, uniform acceleration, non-uniform acceleration. When the amount of velocity, equal amount of velocity means when equal amount of velocity changes in equal intervals of time, then the object is said to be in uniform acceleration. When unequal amounts of velocity changes in equal intervals of time, the object is said to be in non-uniform acceleration. And there are three types of acceleration. One is positive acceleration, one is negative acceleration, one is zero acceleration. So we'll learn about these three topics, and then we'll move towards the next graph, how to do graph. Okay, यूनिफॉर्म मोशन के लिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं मैं बताऊंगा आपको, और मैं बताऊंगा मतलब स्लाइडली आई विल टेल यू हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, एंड यू हैव टू ड्रॉ दैट ग्राफ ऑन योर ग्राफ book, and you have to just do the study of that graphs, because that graphs are very IMP, because whenever if you know the graph, you can easily use that graphs to derive the इक्वेशंस ऑफ मोशन. किस तरह करने हम लोग लर्न करेंगे. तो चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मैंने बता दिया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मैंने बता दिया. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, नेगेटिव एक्सेलेरेशन एंड द जीरो एक्सेलेरेशन. वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक्स एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन. सो विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन. मैं इसको टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन ही बोलूँगा ताकि मुझे इसका कैटेगरी टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन भी लाना चाहिए. एक्सेलेरेशन ही बोल सकता हूँ. मेरे पास एक यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन. ओके, मैं यूनिफॉर्म ही लिखता हूँ, एक्सेलेरेशन नहीं लिखा, एक्सेलेरेशन लिखना है आपको. सो व्हेन वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स, वेलोसिटी चेंजेस बाय एन इक्वल amount in equal intervals of time, so an object is said to be in uniform acceleration. When velocity changes by an equal amount in equal intervals of time, इसको बोलते हैं uniform acceleration. then object is said to be in uniform acceleration. सेकेंड मेरे पास है नॉन यूनिफॉर्म, मतलब नॉन का एन कैपिटल है यहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, फॉर्म एक्सेलेरेशन. व्हेन वेलोसिटी चेंजेस, ये सेम आएगा देखो, वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स, अनइक्वल करना है खाली इक्वल को, और इनइक्वल टाइम इंटरवल्स, ये सेम रहेगा, इक्वल टाइम intervals, then the object is said to be in non uniform acceleration. देखो आपको velocity changes unequal कर देना है, एक equal रहेगा, and inequal intervals time intervals ये same रहेगा. तो एक रहेगा आपका यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, एक रहेगा आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन. मेरे पास और कुछ टाइप्स है, उनमें से फर्स्ट टाइप है मेरे पास यहाँ पे, द फर्स्ट टाइप इज टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन में आता है. यहाँ पे मैं बता दूँ आपको पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, पॉजिटिव. तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है, वेलोसिटी इंक्रीजेस मीन्स स्पीड इंक्रीजेस. आई थिंक स्पीड इंक्रीजेस. ओके, वेलोसिटी इंक्रीजेस मतलब क्या होता है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीजेस, ये पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है. ओके, वेलोसिटी इंक्रीजेस, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन. और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन. डायरेक्शन जो रहता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी and acceleration is same. यहाँ पे velocity और acceleration का डायरेक्शन क्या है, सेम है. ओके, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलेरेशन. सेकेंड मेरे पास है नेगेटिव एक्सेलेरेशन, इसको ही हम लोग बोलते हैं डिसेलेरेशन. ओके, डिसेलेरेशन. ओके, इसका मुझे एक बार deceleration. Okay, it is called as deceleration. Okay, I think same the spelling is given, acceleration. Okay, negative acceleration, deceleration. Okay, correct, double C is there, deceleration, no same, this is deceleration. इसको ये deceleration बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलेरेशन. अभी यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीजेस होता है, वेलोसिटी डिक्रीजेस, इसको बोलते हैं डिसेलेरेशन. यहाँ पे डायरेक्शन जो रहता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी and acceleration is opposite. दोनों की डायरेक्शन अपोजिट रहेगी. क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी.
सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज अपोजिट, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट रही। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, कोई चीज़ दौड़ रही है और अचानक से रुक जाती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, इस कार 50 किलोमीटर पर स्पीड से दौड़ रही है और 0 स्पीड पे आके रुक जाती है, तुरंत रुक जाती है, बीच में रुक जाती है, तो उसकी वेलोसिटी जो है नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है एंड दैट टाइम इट्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, उस टाइम उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव बन जाता है। और कोई भी कार 50 किलोमीटर से चल रही तो आगे बढ़ती है 60 किलोमीटर, देन 70 किलोमीटर, देन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोला जाता है। मेरे पास थर्ड जो टाइप है इस जीरो एक्सेलरेशन if the velocity change in velocity remains constant, change in velocity मतलब 50 किलोमीटर्स पर आवर का स्पीड है, एक कार इज ट्रैवलिंग बाय 50 किलोमीटर्स पर आवर, सो उसका जो स्पीड है बदल ही नहीं रहा है, मतलब उसका स्पीड है वो कांस्टेंट रह रहा है। ओके, इफ द चेंज इन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज जीरो एक्सेलरेशन। तो 50 किलोमीटर पर आवर से एक कार जा रही है, मतलब एक कोई भी व्हीकल जा रही है और उसका स्पीड सेम रह रहा है 50 किलोमीटर्स इन 1 आवर, 50 किलोमीटर्स इन 1 आवर, तो उसके एक्सेलरेशन को जीरो एक्सेलरेशन हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, स्पीड मतलब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब वो गाड़ी चल ही रही लेकिन 50 किलोमीटर्स एक घंटे में, 50 किलोमीटर्स 1 आवर्स, ये उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, सो इट्स एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज जीरो। तो ये इनके बीच में कोई कन्फ्यूजन मत रखो आप, डोंट कीप एनी कन्फ्यूजन, डोंट मेक एनी कन्फ्यूजन इन between the positive acceleration, negative acceleration, zero acceleration. You have to just understand these three concepts very clearly. Positive acceleration, velocity increases and direction of velocity and acceleration is same. Negative acceleration, velocity मतलब जो भी velocity है आपकी it is decreases and the direction of velocity and acceleration is opposite to each other. And third is zero acceleration, velocity remains constant, means change in velocity is constant, so this type of acceleration is called as zero acceleration, ताकि velocity बदल ही नहीं, initial and final velocity remains constant. So if I 50 minus 50 upon कोई भी टाइम ले लो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट विल बी जीरो, सो इट इज़ कॉल्ड जीरो एक्सेलरेशन। तो ये कुछ चीज़ें आपके दिमाग में रखनी चाहिए आपको, एंड यू हैव टू यूज़ ऑल दिस कंडीशंस थिंग्स इन योर स्टडी ऑफ दिस लेसन। तो ये था कुछ मैंने बता दिया आपको। मैं नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन टाइम मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बताऊंगा, किस तरह से आता है। इट इज़ वेरी इजी, एक्स एंड वाई एक्सिस, बाद में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ग्राफ किस तरह से आता है मैं बताऊंगा, और उसके बाद में हम लोग डिराइव करेंगे लॉज ऑफ मोशंस, इक्वेशंस फॉर द लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। ओके, और बाय स्टेप वाइज विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट्स and very soon we'll complete this lesson and then we'll discuss about the exercise of this lesson and then finally we'll complete this lesson और we'll wind up this lesson। हम लोग इस lesson को क्या करेंगे, complete कर देंगे। So we'll learn about the graphs। distance time graph मुझे learn करना है, distance and time graph, distance time graph। ये जो ग्राफ है मुझे फर्स्ट है यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन के लिए मुझे यहाँ पे लर्न करना है यूनिफॉर्म मोशन। तो मैं आपको बता दूँ कि मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ करना है। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे एक्स एक्सिस है और यहाँ पे वाई एक्सिस है, ये दो एक्सिस रहते हैं। यहाँ पे 0,0 मतलब एक्स एक्सिस 0 से स्टार्ट होता है, वाई एक्सिस यहाँ पे मान लो 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, ये द टाइम इंटरवल सेम रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन के लिए बता रहा हूँ, ये टाइम इन सेकेंड्स रहेगा, टाइम सेकेंड्स में रहेगा और इस तरफ जाएगा। और डिस्टेंस टाइम बोला है तो डिस्टेंस ऊपर की तरफ आएगा, डिस्टेंस जो है मेरा डिस्टेंस इन मीटर्स रहेगा, ये ऊपर की तरफ आएगा। मान लो 10 है, देन दिस इज 20, देन दिस इज 30, देन दिस इज 40, 50, मतलब मान लेते 5 मिनट्स में, 5 सेकेंड्स में 10 मीटर जाता है। देन अगर मैं इसकी अगर लाइन ड्रॉ करूँ, ये आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह आता है। ये फर्स्ट आएगा मेरा 5 मिनट्स में 10, देन 20, देन 30, मतलब विदाउट स्केल मैं कर रहा हूँ, आप समझ के ले लेना। ये इस तरह से है और यहाँ से मुझे एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, यू जस्ट कंसिडर दिस इज स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह का जो ग्राफ मुझे मिल जाता है तो इसको मान लो ए, देन बी, ए, देन ए डॉट, देन
ए डबल डॉट देन ए ट्रिपल डॉट, इस तरह, नहीं तो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, कुछ भी नाम दे देता हूँ मैं। तो इस तरह का ग्राफ है। व्हेन देर इज अ स्ट्रेट लाइन, व्हेन आई ड्रॉ द ग्राफ फॉर द डिस्टेंस एंड टाइम, आई विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर चेंज इन द मोशन, लीनियर चेंज इन द मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोलेंगे उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो ये एक टाइम ग्राफ मिलेगा मुझे यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। क्या है आपका? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन के लिए, दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अगर मैं सेम ग्राफ यूज करता हूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो मेरे पास सेकेंड टाइम है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने जाता हूँ, तो मेरा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ वापस एक बार, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कोई भी एक एग्जांपल ले लो, 0 0। यहाँ पे आपका ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। टाइम हमेशा नीचे की तरफ आता है, ये भी आपको बता दूँ। और ये डिस्टेंस हमेशा आपको वाई एक्सिस पे दिखाना पड़ता है। ओके, ये भी बता दूँ आपको। चलो 5 10 है, देन 15 है एंड 20, बस इतना ही ले लेते। तो यहाँ पे मेरे पास जो भी नंबर्स रहेंगे सो ये मैंने 5 ले लिया, तो ये आएगा 18, देन ये आएगा 24, देन आएगा 35। सो ये जो रहेगा ग्राफ मैं निकालने जाता हूँ, तो ये ऊपर नीचे आएगा। ये आपको स्ट्रेट दिख रहा है, बट इट इज़ नॉट स्ट्रेट। सो मैं समटाइम्स इट गोज लाइक दिस, देन लाइक दिस, देन लाइक दिस, देन लाइक दिस। सो दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इसको निकाल देता हूँ, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब जहाँ पे मोशन जो है ऑब्जेक्ट की, इट चेंजेस विथ अनइक्वल इंटरवल्स। ओके, डिस्टेंस चेंजेस विथ अनइक्वल इंटरवल्स, with equal intervals of time. So these two types of graphs, it is very easy to draw on the graph paper. ग्राफ पेपर पे निकालो, आपको बहुत इजीली आ जाएगा। आपको ये अंडरस्टूड करके लेना है, बट यू हैव टू अंडरस्टूड व्हाट इज द कंसेप्ट, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। यहाँ पे कंफ्यूजन मत करो, यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट्स दे दो। यहाँ पे थोड़ा सा बुक के अंदर जो भी क्वेश्चंस दिए, बुक के अंदर जो भी ग्राफ दिए, आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दिए, उनको फॉलो करो। यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन विच आर गिवन इन द बुक एंड यू हैव टू लर्न हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। आपको लर्न करना है कि ग्राफ किस तरह से निकालना चाहिए, तो आपके दिमाग में आइडिया आ जाएगी एंड देन फाइनली यू कैन इजीली ड्रॉ सच टाइप ऑफ ग्राफ। और सेम थिंग मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, यूनिफॉर्म मोशन के लिए वैसे यूनिफॉर्म मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है। क्या आता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये आएगा। फर्स्ट आएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और सेकेंड आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये दो ग्राफ मुझे, तो यहाँ पे वेलोसिटी आएगा, यहाँ पे अगर मैं निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे वेलोसिटी आएगा मीटर पर सेकेंड में, और यहाँ पे टाइम सेम रहेगा एंड आई विल गेट द सेम टाइप ऑफ ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहेगा, और वेलोसिटी का अगर मुझे ग्राफ निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आएगा उसका, डिस्प्लेसमेंट। तो उसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बोथ आर समवट कोरिलेटेड। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आता है डिस्टेंस टाइम वेलोसिटी के लिए। एक्सेलरेशन के लिए मैं निकाल दूँ तो मेरे पास आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ जाता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक बार आप प्लीज़ ये सारे के सारे ग्राफ्स को चेक कर लो। फिर भी अगर आपके दिल में कोई डाउट इसके बारे में रहता है तो प्लीज़ डू द कमेंट, आई विल जस्ट ट्राई टू क्लियर योर डाउट। उसके लिए सेपरेट वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा, खाली ग्राफ क्या और कैसे ड्रॉ करते, किस तरह अंडरस्टूड करना चाहिए, उनको किस तरह समझ के लेना चाहिए, किस तरह उनका यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ द ग्राफिकल मेथड्स बाय विच वी कैन लर्न द चेंज इन वेलोसिटी, change in acceleration, change in motion, is it uniform or non-uniform. All these things are possible to learn by the graph and by measuring the distance covered by the object in particular time intervals. तो ये बहुत ईजी है, बहुत ईजिली आपको आ जाएगा। तो चलो ये टॉपिक था जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं both IMP टॉपिक की तरफ। द टॉपिक इज वेरी IMP because in this topic we are going to learn how to derive the इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए इक्वेशंस किस तरह से डिराइव करते हैं, जो न्यूटन ने इक्वेशंस बताए वो किस तरह डिराइव करते हैं, वो टेक्निक और वो मेथड हम अभी लर्न करेंगे। आपको मैं बताऊंगा एग्जैक्टली हाउ टू डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशंस इन द नेक्स्ट टॉपिक।
सो विल लर्न अबाउट द इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। बहुत ईजी है, मैं आपको बता दूं इक्वेशंस डिराइव करना एंड द इक्वेशंस आर वेरी इजी। कैसे डिराइव करना मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास एक डायग्राम ड्रॉ की है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। मैं यहाँ से दिस इज द इनिशियल पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट द जर्नी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट टू मूव, इट्स इनिशियल वेलोसिटी नॉट चेंज, ओके, till the point D. Then again you see the change in the velocity of that object. This is the uniformly accelerated, okay, acceleration of an object is uniform, okay, for that object we are discussing. तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ जाती है b तक एंड दिस इज अ v फाइनल वेलोसिटी, जो टोटल वेलोसिटी फाइनल, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने दे दी है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है सब, और मुझे खाली अभी डिस्क्राइब करना है हाउ टू डिराइव द इक्वेशन। मैं बता दूँ फर्स्ट इक्वेशन जो मेरे पास यहाँ पे है वो वेलोसिटी टाइम रिलेशन डिस्क्राइब करता है। सेकंड इक्वेशन मेरे पास जो है, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन डिस्क्राइब करता है, और थर्ड इक्वेशन जो मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन डिस्क्राइब करता है। सो देयर आर थ्री इक्वेशंस एंड वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिराइव ऑल दिस इक्वेशंस। सो फर्स्ट इक्वेशन मुझे डिराइव करना है यहाँ पे, जिसका नाम है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी एंड दिस इज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन का इक्वेशन है और इसको मुझे डिराइव करना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो मान लेते हैं लेट कंसीडर दैट, हम लोग ऐसे लिखेंगे कंसीडर दैट, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखूंगा। द फाइनल वेलोसिटी, ओके, फाइनल वेलोसिटी मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ जो आपको थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा यहाँ पे देखने के लिए और समझने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लेट अस कंसीडर दैट फाइनल वेलोसिटी। देखो मैं जो पॉइंट लिख रहा हूँ फाइनल वेलोसिटी, आपको बता दूँ फाइनल वेलोसिटी मेरे पास OC है, टोटल OC, इसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी V। और इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी जो मेरे पास है वो मेरे पास है OD इज इक्वल टू U। ये मेरे पास आ जाता है, मतलब दीज आर द गिवन थिंग्स, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दिस ऑल थिंग्स, ओके, टू डिराइव द इक्वेशन। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दे दी है। टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट, टाइम इज इक्वल टू t। मैं बता दूँ ये t किस तरह से आ रहा है, इतना टाइम लिया है ऑब्जेक्ट यहाँ तक आने के लिए। देखो दिस इज द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू रीच एट द प्लेस ऑफ b, तो b तक आने के लिए उसने इतना टाइम लिया, लेकिन सो द टाइम इज 3, ओके। अभी मुझे पता है एक्सेलेरेशन, फर्स्ट एक्सेलेरेशन हम लोग लिखेंगे एक्सेलेरेशन, चेंज इन वेलोसिटी आता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम आ जाता है। तो ऑब्वियसली चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मुझे पता है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन यहाँ पे टाइम आ जाएगा। सो दिस इज एक्सपेक्टेड एंड दिस इज एक्सेलेरेशन आएगा यहाँ पे, एक्सेलेरेशन, देयरफॉर एक्सेलेरेशन। चलो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, a इज द एक्सेलेरेशन, t इज द टाइम एंड आई नो द फाइनल वेलोसिटी OC एंड माइनस दिस इनिशियल वेलोसिटी OD, और यहाँ पे मुझे मिलेगा OC माइनस OD इज इक्वल टू a इंटू टी। अभी देख लो आप यहाँ पे OC माइनस OD इज इक्वल टू क्या है, CD। तो मुझे फर्स्ट ये इक्वेशन चाहिए था, CD इज इक्वल टू AT, तो मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, मैंने इसको यहाँ पे निकाल दिया। आपको ये इक्वेशन पहले ड्रॉ करना है, मतलब निकालना है, मैं पहले ही बता के रख रहा हूँ। सो यू हैव टू फाइंड दिस इक्वेशन फर्स्ट, ओके। OC माइनस OD CD का इक्वेशन निकाल दो आप, AT मिल जाएगा। ये CD क्या आता है आपका, मैं यहाँ पे चाहे तो लिख देता हूँ, इट इज़ AT, ओके। ये मुझे मिल जाता है, इसके बाद में मुझे क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये मुझे मिल जाता है यहाँ पे, तो इतना मैं पार्ट यूज़ करता हूँ इसका। तो ऑब्वियसली आफ्टर गेटिंग दिस आई हैव टू जस्ट ड्रॉ लाइन, ओके, ड्रॉ लाइन parallel to x axis which intersect y axis at point A. Then from C point and from D point you have to draw two lines parallel to x axis which intersects y axis at point E, okay, which intersect y axis at point E. ये आपको लिखना है, आपको कर देना है, ओके। ड्रॉ लाइन from point C and point D parallel to x axis which intersect y axis at point E। तो ये मेरा x axis है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चाहे तो ये मेरा y axis है। तो उसको मुझे x axis के लिए दो लाइंस पैरेलल ड्रॉ करनी है, वो y axis को E पे इंटरसेक्ट करती है, ये आपको लिखना है। ड्रॉ लाइन फ्रॉम पॉइंट C एंड D पैरेलल टू x axis which intersect y axis at point E, ओके। तो ये B एंड A पॉइंट उनको नाम दे दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
तो ये आपको इंटरसेक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है आपको, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ। देयरफॉर मैं लिखूंगा ओ सी, ये ओ सी पुनः मेरे पास है ओ डी प्लस सी डी, मेरे पास क्या है। सो ये नहीं मैं लिखता, मैं आगे का लिख देता हूँ। तो मुझे कौन सी साइड चाहिए, मेरा जो ऑब्जेक्ट है बी पॉइंट तक पहुँचा है, तो आई विल राइट बी इज इक्वल टू, मुझे लिखना है ए ई प्लस ए बी। ओके, सो बी आई नो दैट दिस इज बी इज व्हाट, ओ सी, बी इज ओ सी, it is final velocity, and AE I know that A is what, AE, तो मैं यहाँ पे AE मुझे पता है A is equal to OD and this AB is equal to CD. okay, this is given already. so इसके पीछे रीज़न मैं लिखूँगा AE is equal to मेरे पास ODA and सेकेंड मेरे पास AB is equal to मेरे पास है CD. ओके, दिस इज द पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम बन जाते, पैरेलल लाइंस हम लोग अगर नहीं, ये रेक्टेंगल बन जाते पैरेलल लाइंस अगर ड्रॉ करते हैं तो अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये भी आपको पता है। सो ओ सी इज इक्वल टू वी, द ओ डी इज यू एंड दिस इज 80 एंड दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसका इक्वेशन मुझे यहाँ पे मिल जाता है। ओ डी की वैल्यू मुझे पता है यू, मुझे सी डी की वैल्यू ऑलरेडी गेन करनी, मुझे क्या करना है, सी डी निकालना है, तो मुझे इक्वेशन मिल जाता है। एंड देर इज़ अ वेरी रेयर कंस्ट्रक्शन रिक्वायर विच आई हैव डन ये। ओके, मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया, कंस्ट्रक्शन आपको सेपरेटली लिखना है। ओके, दिस कंस्ट्रक्शन इज यूजफुल फॉर न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन, तीनों लॉज के इक्वेशन डिराइव करने के लिए कंस्ट्रक्शन आपके काम आएगा। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसके ऊपर बेस है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो इस तरह से आपको ये मिल जाएगा, बिकॉज दिस वैल्यूज आर ऑलरेडी देयर। OD I know that U, so I have written all these things here and then finally I derive this equation. तो मैंने इक्वेशन डिराइव कर दिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए। अभी मैं इक्वेशन डिराइव करूंगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, देन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। So I will describe second equation here. I will derive second equation which is displacement time relation. Okay, time relation, जिसमें मुझे एक्सप्लेन करनी इक्वेशन मेरे पास एस यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वेयर, ये मुझे इसका डेरिवेशन निकालना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, लेट एस बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट ओ से स्टार्ट हुआ, डी तक गया, बाद में बी तक गया, तो ये पूरा जो एरिया वो ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, कवर्ड किया इन टाइम टी। ओके, सो दिस ओ डी बी ई, ओके, एक क्वाड्रेंगल है, क्वाड्रेंगल मतलब क्वाड्रिलैटरल। सो लेट एस बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टाइम टी, ऐसा मुझे लिखना है, लेट एस बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टाइम टी। सो एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है, मैं खाली बता रहा हूँ आपको, मैं डेरिवेशन आपको दिखा रहा हूँ। सो एस इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल, एरिया ऑफ क्वाड, एक क्वाड्रेंगल क्वाड्रिलैटरल प्लस एक ट्रायंगल है मेरे पास, ओ डी बी ई, ओ डी बी क्वाड्रेंगल है, ओ डी बी मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट डी गया, डी से बी तक, तो इतना एरिया उसने कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका। बट वन थिंग आई विल क्लियर दैट यू कैन टेक अनदर पॉइंट इंस्टेड ऑफ दिस, ये बुक में दी इसलिए मैंने वही पॉइंट लिए, आप खुद के पॉइंट लेके भी इसको डिराइव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपका। सो देयरफॉर एस इज डिस्प्लेसमेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल मीन्स एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रिलैटरल है, ओ डी ए ई मतलब ये रेक्टेंगल है, ओ डी ए ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, मेरे पास एक ट्रायंगल है डी ए बी, डी ए बी, आप चाहे तो देख लो, एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल एंड एक राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। देयरफॉर एस क्वाड्रेंगल मतलब क्वाड्रिलैटरल प्लस ट्रायंगल, सो इसका एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स ओ डी इंटू ओ ई आएगा ये फर्स्ट। ओके, रेक्टेंगल का एरिया और ट्रायंगल का 1/2, देन डी ए बी, सो ये आएगा डी ए इंटू बी ए। ओके, डी ए इंटू बी ए बी आएगा, चलो बेस इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मैं यूज़ करता हूँ। देयरफॉर एस आएगा, ओ डी मुझे पता है इट इज़ यू एंड दिस इज टी 1/2, मुझे डी ए पता है, डी ए इज टी इंटू टी एंड मुझे ए बी पता है 80, तो चलो इसको कर देते। देयरफॉर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वेयर, तो ये मेरा सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन मुझे मिल जाएगा। सो इन दिस वे यू हैव टू डिराइव द सेकेंड इक्वेशन, लेट द एस बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टाइम टी, देयरफॉर एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल, जो भी रहेगा आपका ओ डी बी ई, and therefore quadrangle means one is a quadrilateral plus one is triangle, so area of first quadrilateral then area of triangle,
Then use the formula, quadrilateral is rectangle, so length into breadth, breadth into length, and the triangle 1/2 base into height. Okay, you have to use the formula. Just put the values and just do the calculation, you will get your solution. तो ये था मेरा सेकेंड इक्वेशन जो मुझे एक्सप्लेन करता है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन. एंड मेरे पास अभी लास्ट इक्वेशन जो बचा है मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन का, एंड इट इज़ न्यूटन्स थर्ड. ओके, दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ये भी आपको पता होना चाहिए, आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए. इन शॉर्ट आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया हाउ टू डिराइव एन इक्वेशन फॉर लॉज ऑफ मोशन. इक्वेशन किस तरह डिराइव करती है ये मैं आपको बता रहा हूँ. इन शॉर्ट, बाय द वे यू हैव टू जस्ट लर्न हाउ टू ड्रॉ दिस इक्वेशन. आपको लर्न करना है, समझ के लेना है, ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं. ओके, तो थर्ड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन इक्वेशन. So we will learn how to derive third equation, displacement velocity relation. इसको बोलते हैं displacement velocity relation. ये इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे. इक्वेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as. मुझे ये इक्वेशन डिराइव करना है. एंड हाउ टू डिराइव आई विल टेल यू. मुझे यहाँ पे भी कंसिडर कर, लेट एस बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टाइम t, v बी द फाइनल वेलोसिटी and u be the initial velocity of an object when it covers s distance, okay, in time t. तो ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी. सो नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे आता है therefore s is equal to area of trapezium. It is a trapezium ODB. आप देख लो ये trapezium, टू लाइन्स आर पैरेलल. ओके, इसके ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है. सो ODB इज अ trapezium. सो इसके अंदर मुझे आएगा फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स, ओके, प्लस आई थिंक प्लस, इट इज प्लस, आई थिंक प्लस, ओके, नो, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, नॉट प्लस, इट इज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम. ये फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन देम, ये फॉर्मूला भी आप याद रखो, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, बिटवीन पैरेलल साइड्स. ओके, ये मुझे आएगा. तो मुझे 1/2 करना है यहाँ पे भी. देयरफॉर s इज द डिस्प्लेसमेंट 1/2 इनटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स. सो OD प्लस आएगा मेरे पास, B और EB आएगा. ओके, OD प्लस EB आएगा ये, एंड इनटू आएगा मेरा डिस्टेंस उनके बीच का है, OE डिस्टेंस है. आप देख लो दोनों के बीच का डिस्टेंस OE डिस्टेंस है. ये दो पैरेलल साइड्स है. आपको डायग्राम में हर एक चीज़ दी है तो उसको आपको यहाँ पे यूज़ करना है. s इज इक्वल टू 1/2. यहाँ पे OD मेरे पास U है प्लस EB मेरे पास, टोटल EB V है. इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ U प्लस, एंड OE मेरे पास T है, बट मुझे यहाँ पे एक चीज़ यूज़ करनी है. मुझे पता है A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T, ये मुझे पता है. देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ T इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T. ये मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा. बेटर वे आप चाहे तो इसको फिर लिख सकते हो. देयरफॉर S इज इक्वल टू 1/2. यहाँ पे मैंने लिखा U प्लस V, तो V प्लस यू लिख देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इनटू V माइनस यू अपॉन T. अभी मैं आपको बता दूँ एक चीज़ यहाँ पे, U अपॉन T. ओके, दिस इज़ ओके. सो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया. सो नाउ सी दैट, सो आई विल गेट देयरफॉर S इज इक्वल टू 1 सेकेंड. ओके, सॉरी, हम लोगों ने यहाँ पे A को रिप्लेस नहीं किया, ए T के जगह पे आ जाएगा. वही कुछ तो कन्फ्यूजन था, तो यहाँ पे मैं A लिख देता हूँ ताकि मैंने वो गलत ही लिखा था. सो A विल बी हियर. सो दिस 2A विल बी कम हियर. यहाँ पे आएगा V स्क्वेयर माइनस U स्क्वेयर. मुझे फॉर्मूला पता है. ओके, A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर. सो फर्स्ट एंड सेकेंड. ओके, तो ये बनेगा मेरा V स्क्वेयर माइनस U स्क्वेयर इज इक्वल टू 2AS, ताकि ये मल्टीपल हो जाएगा S को. देयरफॉर V स्क्वेयर इज इक्वल टू मुझे मिलेगा U स्क्वेयर प्लस 2AS. दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. हम लोग ऐसे बोलते हैं मतलब. तो ये 3 इक्वेशंस आपको इस तरह से डिराइव करनी है. जो फर्स्ट है मेरे पास डिस्टेंस टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन. सेकेंड मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन.
एंड थर्ड मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन. सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. आई कैन डिराइव दिस इक्वेशन लाइक दिस. इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं, आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम याद रखना है. जो मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे कंसीडर की है वो याद रखनी है, कैसी वैल्यूज़ आती है. ये भी मैं वापस एक बार यहाँ पे आपको यू ही है, इसका डिस्टेंस यू रहेगा, इसका टोटल डिस्टेंस वी रहेगा वापस, बिकॉज बोथ साइड्स आर इक्वल. एंड बी ए, इसका डिस्टेंस आपको 80 लिखना पड़ेगा. अगर ऐसा लिखना है तो भी आप लिख सकते हो. देर आर मोर पॉसिबिलिटीज़ टू डिराइव दिस इक्वेशंस. ओके, और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है अगर आप खुद की स्किल्स को यहाँ पे यूज़ करते हो, आपको खुद का कंस्ट्रक्शन आता है, आपको खुद के एप्लीकेशंस आते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्किल्स यहाँ पे अवेलेबल है आपको ये इक्वेशन डिराइव्ड करने के लिए. सो दिस इज वन ऑफ द IMP टॉपिक फ्रॉम दिस लेसन. वी हैव कवर्ड इट एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एकदम शॉर्ट में ये सारी चीज़ें बताऊंगा. जो भी पार्ट्स अभी बचे, विद इन फ्यू मिनट्स विल कंप्लीट दिस लेसन एंड देन वी विल कंप्लीट द exercise of this lesson, and finally we will wind up this lesson, and in the next video we will discuss about next lesson. Uniform circular motion. I am going to explain this topic in very short. So whenever any object revolves in a circular orbit with constant speed, then its motion is called uniform circular motion. Or whenever an object revolves in a circular orbit and it covers equal distance in equal intervals of time, then it is said to be in uniform circular motion. तो ये उसका definition रहेगा. So now the direction of the uniform circular motion, either it will be clockwise or anti-clockwise. It depends on the rotation of an object or the revolution of an object. Like the planets revolves around the sun, so they have the fixed type of rotation, not means south to east or north to west, जो भी रहेगा ओके उनका फिक्स रहता है, इट विल नेवर चेंज. सो डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन इट्स रोटेशन एंड द रिवोल्यूशन. तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी. उसके बाद मेरे पास न्यूटन्स थ्री लॉज ऑफ मोशन है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मुझे पता है, object cannot change its state of rest till no an external force acts on it. So this is Newton's first law of motion. So object remains in the state of rest or the state of uniform motion till or state of linear uniform motion till no an external force acts on it. This is Newton's first law of motion. So it is related to the inertia. Okay, it is related to state of inertia, state of rest. सो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. सो इनसे वो रिलेट करता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. एंड द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied force, and the direction of change of rate of momentum is the direction of force. Okay, so the direction of momentum is the direction of force. So Newton's second law of motion, Newton's second law of motion, the change of rate of momentum is directly proportional to the applied force, and the direction of momentum is द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो ये मुझे सेकेंड लॉ में लर्न करने को मिलता है. मैं आपको बता दूं, सेकेंड लॉ में मुझे एक इक्वेशन मिलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए एक इक्वेशन, चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए एक इक्वेशन मिल जाता है. सो इट इज़ एम वी माइनस एम यू, मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ओके, और उसके नीचे आएगा टी टाइम. सो मैं एम, अगर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी चेंजेस, सो वी माइनस यू अपॉन टी लिख देता हूँ. तो ये मुझे मिलता है एम. सो एक्सेलरेशन, बिकॉज आई नो दैट ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो ये मुझे मिल जाता है एम इंटू ए. एंड देयरफॉर इट इज एफ इज इक्वल टू, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए. एफ मोमेंटम इज वन ऑफ द टाइप ऑफ फोर्स. तो ये मुझे मिलता है एफ इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए. The value of k is 1, sorry, it is 1, k is equal to 1. Since k is equal to 1, इसको बोलते हैं proportionality constant. क्या बोलते हैं? proportionality constant, और इसका वैल्यू जो है 1 है. So therefore I will get that f is equal to m into a. So momentum is one of the force, and it is product of mass into acceleration. A product of mass into change of rate of momentum is one of the force, and it is the product of मास इंटू एक्सेलरेशन. ओके, चेंज इन वेलोसिटी इंटू मास. तो ये आएगा आपका, इसका इक्वेशन है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, एंड द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है. इसमें चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम के लिए इक्वेशन मुझे मिल जाता है, जिसको मैं इस तरह से डिराइव करता हूँ. मेरे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जो मैं बताऊँगा आपको. फॉर एवरी एक्शन फोर्स,
there is equal and opposite reaction force acts simultaneously. For every action force there is equal and opposite reaction force acts simultaneously. मेरे पास third law of motion, Newton's third law of motion. So the projection of any type of rocket is based on Newton's third law of motion. So how much energy of the fuel is acts on the surface of earth, that much speed will be there for that rocket and it overcome the earth's gravitational field. Okay, तो रॉकेट का जो प्रोजेक्शन है मेरा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे, ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी आपको दिया है. तो ये सारे के सारे लॉज है, बहुत इंटरेस्टिंग है. एवरीथिंग इज गिवन इन योर बुक एंड जस्ट आई हैव एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ दैट लॉज. दे आर मोर इंटरेस्टिंग. इफ यू गो एंड रीड दैट लॉज फ्रॉम द बुक यू विल गेट बेटर नॉलेज फॉर ऑल दिस लॉज. ओके, आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा. तो मैंने ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करवा के दे दी है. मेरे पास नेक्स्ट है कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ओके, कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम. एक मुझे टॉपिक है यहाँ पे एक्सप्लेन करना है एंड देन विल कंप्लीट दिस लेसन. लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग देख लेते एक बार. लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंट, कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ओके, मोमेंटम का कॉन्जर्वेशन का लॉ एक हम लोग को पढ़ना है, तो उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग एंड देन विल कंप्लीट दिस लेसन. मान लेते मेरे पास टू ऑब्जेक्ट्स है, दे कोलाइड्स ऑन वन अनदर, so their directions are opposite, so force acting on both the objects are opposite. Okay, मान लेते F2, so मुझे and both forces are equal in magnitude, दोनों की magnitude equal रहेगी, but these forces will not get cancelled to each other according to Newton's third law of motion, because these both forces are different forces, not same forces. Okay, even though their direction is opposite, they act on one another, but they will not get cancelled because it is not possible for means they are existing, वो cancel नहीं होते. तो उसके पीछे का रीज़न हम लोग बाद में जान लेंगे. तो मान लेते हैं मेरे पास m, so F2 is equal to minus F1 आएगा because both are acting on opposite sides. Okay, oppositely, so one will be plus positive, one will be negative. Okay, तो मेरे पास ये इक्वेशन मिल जाता है. तो मुझे पता है M2 बाद में A2 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस M1 एंड A1. तो मुझे इसके बारे में पता है, एक्सलेशन, चेंज इन एक्सलेशन. सो M2 इन द ब्रैकेट आएगा V2 माइनस U2 अपॉन T आ जाएगा एंड माइनस यहाँ पे M1 इन द ब्रैकेट आ जाएगा V1 माइनस U1 अपॉन T. ये मुझे मिलता है. तो T कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों. ओके, मैं कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर रहा हूँ. जो एक्सप्लेनेशन दिया आपको पढ़ लेना है एक बार. सारी चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं आपको बताऊँगा. M2U2 माइनस M2V2 माइनस M2U2, ये मेरा फर्स्ट आएगा. बाद में माइनस M1V1 प्लस M1U1. ओके, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, एक माइनस आ जाएगा. मुझे इक्वेशन मिल जाते हैं यहाँ पे. ओके, सो व्हेन आई गॉट, चाहिए तो उसके पहले का इक्वेशन मैं लिखता हूँ यहाँ पे V2 माइनस U2, सो माइनस M1V1 माइनस U1. ओके, ये इनिशियल मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ इनिशियल मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइनल मोमेंटम, ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है. सो मैं M2V2 प्लस ये अगर मैं माइनस ये साइड लेता हूँ M1V1 एंड देन M1U1 प्लस M2U2. तो मुझे ये इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम, सो दे आर कांस्टेंट. ओके, सो मुझे मिलता है मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड्स ऑन वन अनदर. सो द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट. ये मुझे इसमें डिराइव करना था. सो टोटल मोमेंटम व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड्स ऑन वन अनदर रिमेन्स कांस्टेंट. जैसे कि मैं किसी भी गन से फायर कर रहा हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, सो दी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जब मैं फायर करूँगा तो उसके अंदर की जो मतलब गोली है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं बुलेट, इट जस्ट पेनेट्रेट दैट ऑब्जेक्ट and both will collide on one another, so force acting on each other will be the same force. Okay, so momentum, rate of change of momentum, it is type of force, one of the type of force. और इसका मुझे यहाँ पे rate of change of momentum, so law of conservation of momentum एक ही state करता है, the total momentum before collision and after collision of two objects remains constant. तो ये मुझे यहाँ पढ़ना था, तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया. and this is the last topic of this lesson. Now this lesson is completed. What are the question which are given in your book in lesson? If you feel any difficulties in understanding all that questions, please do the comments. आपको अगर वो समझ में नहीं आते तो कमेंट्स करो, बताओ मुझे. I will try to solve your doubts.
तो यहाँ पे लेसन का जो भी एक्सप्लेनेशन था मैंने वाइंड अप कर दिया है, जितना पॉसिबल था मैंने उतना बताया है। बहुत लेंथी लेसन है। अभी हम लोग इसके एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। वंस वी डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज, देन फाइनली वी विल क्लोज दिस लेसन और वी विल कंप्लीट दिस लेसन। We'll discuss about the exercise of this lesson. Match the columns first. Okay, column 1 2 3, serial number 1 2 3. A negative A means negative acceleration है, negative acceleration, positive acceleration and the zero acceleration, zero है. Velocity of an object remains constant. It remains constant. Velocity of an object decreases and velocity of an object increases. तीन कंडीशन मेरे पास। एक कार एक कार मूविंग which is at constant place, suddenly catches the speed of 50 kilometers per hour in 10 seconds. 10 seconds में वो क्या होता है, उसका स्पीड बढ़ जाता है। A vehicle is continuously moving with 25 meters per second. A vehicle moving with 10 meters per second stops after 5 seconds. So ये मेरे पास 3 कंडीशन, तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। फर्स्ट मेरे पास आएगा नेगेटिव एक्सेलेरेशन जो है उसका आएगा, नेगेटिव एक्सेलेरेशन मैं बताता हूँ, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाता है, वेलोसिटी डिक्रीजेस। सो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ही है आपका, व्हीकल जो पहले 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही स्टॉप्स, स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो ये इसका आंसर आएगा। मैं बता देता हूँ निगेटिव एक्सेलेरेशन जो भी रहेगा आपका, कोई भी व्हीकल मूविंग विथ स्पीड अचानक से रुक जाए, कोई भी गाड़ी जो चल रही है वो रुक जाए, उसको नेगेटिव एक्सेलेरेशन में डाल देते हैं हम लोग। ओके, वो नेगेटिव एक्सेलेरेशन रहता है उसका। सेकेंड मेरे पास है पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, पॉजिटिव ए। सो इसका वेलोसिटी जो है इंक्रीजेस, वी इंक्रीजेस, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। इस तरह का स्टेटमेंट, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिया है मैंने, आपको समझाने के लिए मैंने शॉर्ट में लिया। ओके, एक कार 50 किलोमीटर्स पर इन, ओके एक कार है एट रेस्ट, गेन स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर इन 10 सेकेंड्स। तो ये उसका वेलोसिटी बढ़ गया 50 किलोमीटर्स पर आवर। जो स्टॉप थी, जो रुक गई थी, उसका वेलोसिटी अचानक से जो स्लो थी उसने 50 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड बढ़ा दिया, तो इंक्रीज हो गए। ओके, एंड जीरो एक्सेलेरेशन का, जीरो ए मीन्स एक्सेलेरेशन। यहाँ पे आपका है ना वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे मेरा जो सोल्यूशन है, व्हीकल मूविंग विथ 25 मीटर्स पर सेकेंड, व्हीकल 25 मीटर्स पर सेकंड से जो चल रही है, कांस्टेंट स्पीड है, चेंज ही नहीं होता है वो। ओके, उसका वेलोसिटी चेंज ही नहीं होता है। तो इस तरह से आपको मैच द पेयर्स करने। इन शॉर्ट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन दिस first question, match the columns 1 2 3, serial number 1 2 3, and it is very easy, just it's depends on your understanding. Okay, आपकी अंडरस्टैंडिंग डिसाइड करेगी आपके एप्लीकेशन स्किल्स को। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसको हम लोगों ने अभी एक्सप्लेन किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब और लर्न अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। सेकेंड क्वेश्चन मुझे लर्न करना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बहुत इजी है क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं। डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final points, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड पॉइंट आएगा डिस्टेंस, व्हेन वी कैलकुलेट डिस्टेंस get added when object moves from one place to another displacement gives idea about initial and final point of an object. Means if initial point is same and final point is same, zero displacement. इसके लिए आप एग्जाम्पल दे दो, give one any example. It is scalar quantity.
and it is vector quantity. Then give example, आपको example देना है, कुछ भी example दे लो यहाँ पे. Fourth give example, ये आपके ऊपर है. Fifth मैं यहाँ पे लिखूँगा यूनिट मीटर, इसका भी यूनिट है मेरे पास मीटर. ये मैंने शॉर्ट में लिखा है आपको समझाने के लिए, आपको इस तरह से नहीं लिखना, आपको अच्छी तरह से लिखना है, ये भी याद रखो. यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal time intervals, its motion is called uniform motion. When object covers unequal distance in equal intervals of time, its motion is called non-uniform motion. Uniform motion gives straight line graph. Okay, so it is straight line graph, and non-uniform motion does not give straight line graph. अब लिख दो यहाँ पे non-uniform motion does not give straight line graph. In uniform motion object means और कुछ लिखना चाहते हैं आप लिख दो, रहेंगे आपके बुक में रहेंगे वेर. ओके, आपको जहाँ से पॉसिबल है और पॉइंट्स इसमें ऐड करते चलो. So these are the 2 points. Okay, these are the 2 questions which are asked in question number 2. उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. और possible points if you are possible you add in this expansion and complete these 2 questions. और अच्छी तरह से लिखो, मैंने जैसे लिखा है वैसे मत लिखो. थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, बाद में फोर्थ एंड फाइनली फिफ्थ जितने भी क्वेश्चंस बचे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे एंड विल कंप्लीट दिस सेशन. सो विल लर्न अबाउट थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन. फर्स्ट थर्ड कंप्लीट द टेबल. हम लोग को टेबल कंप्लीट करने हैं, मुझे 3 टेबल्स दिए कंप्लीट करने. फर्स्ट टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं. 2 4 3. ओके, यू इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन टी टाइम इन सेकेंड्स एंड द वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड मुझे कैलकुलेट करनी है. सो मुझे यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा. फर्स्ट हम लोग u प्लस ए टी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. u मेरे पास है 2 + 4 × 3. सो ये 2 + 12 तो आएगा 14. तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 14. ये मेरा आंसर आ जाएगा. सेकेंड मेरे पास ये बाकी चीज़ें दी है, मैं सेम फार्मूला यूज़ करता हूँ. मेरे पास v दे 20 दिए, u मेरे पास मुझे निकालना है तो u निकालेंगे 5 × 2, ये मेरा 10 आ जाएगा. सो u इज़ इक्वल टू 20 - 10, सो u 10 आ जाएगा. सो u इज़ व्हाट मीटर पर सेकेंड, सो ये 10 आ जाएगा. तो मैं ये निकाल दूँ 10. तो इस तरह मुझे कैलकुलेट करना है. मैंने फर्स्ट टेबल तो कैलकुलेट कर दिया, अभी सेकेंड टेबल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. सो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट टेबल. तो ये मेरे सॉल्यूशंस थे फर्स्ट टेबल के लिए जिनको मैंने यहाँ कैलकुलेट कर दिया. सो दीज आर द सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट टेबल. नाउ कम टू द सेकेंड टेबल. मेरे पास सेकेंड 5 12 3. सो मुझे एस कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है? एस. 1 सेकेंड. सो विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सेकेंड टेबल. तो मेरे पास एस कैलकुलेट करना है. यू टी प्लस 1/2 AT² दिया है मुझे. चलो मेरे पास यू टी क्या है? यू मेरे पास 5T3 है. सो 5 × 3 प्लस 1/2 ए मेरे पास है व्हाट इज़ ए 12 × 12 एंड इंटू T² मतलब 3 का स्क्वायर आ जाएगा. तो ये 15 आ जाएगा प्लस 1/2 1/2 है तो मैं 12 को डिवाइड कर देता हूँ तो 6 आ जाएगा, इंटू आएगा 9. सो इट इज़ 15 + 54. मैं इसको ऐड कर दूँ तो मेरा 69 आ जाएगा. तो यहाँ पे मुझे मिलता है 69. तो चलो मेरे पास नेक्स्ट एस मुझे दिया है, देयरफॉर 92 इज़ गिवन. बाद में मेरे पास u × t है. मुझे क्या कैलकुलेट करना है? ये कैलकुलेट करना है. u × t मतलब ये 28 आ जाएगा प्लस 1/2 AT². सो AT² T² मतलब यहाँ पे T4 है 16 आ जाएगा. सो a × 16. तो ये मैं माइनस कर दूंगा तो ये मेरा 16 तो ये 8 बचेगा. सो 8a इज़ इक्वल टू 92 - 28. चलो -12 - 8 मेरे पास करेंगे तो 4 आएगा, कैरी 1 किया मैंने तो यहाँ पे 64 आ जाएगा. यहाँ पे 8a. सो 8a 64/8 तो ये 8 आ जाएगा. तो मैंने इसको कैलकुलेट किया, 8 आ गया.
तो आफ्टर दिस ओके, दिस इज सेकेंड टेबल। आपको खाली कैलकुलेशन करना है, आना चाहिए आपको कैलकुलेशन सही तरीके से, तो आपको ये आ जाएगा। नहीं आता है तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास अभी दिया है वी स्क्वेयर दिया है, सो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2s यूज़ करना है। इट इज़ गिवन 8। बाद में ए मेरे पास दिया है, यू दिया है, यू मतलब 4 स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। देन यहाँ पे 3 दिया है, सो यहाँ पे 2 इंटू 3 आएगा एंड इंटू एस आ जाएगा। मुझे एस निकालना है यहाँ पे, तो 8 ये बनेगा, यहाँ पे 4 का 16 स्क्वेयर आता है और ये बनेगा 6s। ओके, सो नाउ सी दिस इज समथिंग डिफरेंट। ओके, ये मेरा कुछ अलग ही दिख रहा है। 1 सेकेंड, मुझे इसको चेक कर। वी स्क्वेयर, सॉरी इट इज़ 8, सो ये वी स्क्वेयर मीन्स इट इज़ 8 स्क्वेयर आएगा शायद। इसको मुझे एक बार वापस 64 इज इक्वल टू 16 प्लस 6s, तो इसको कर दें हम लोग। देयरफॉर 6s इज इक्वल टू 64 माइनस 16, 14 माइनस 6 8 आ जाएगा, कैरी 48 आ जाएगा। 6x s इज इक्वल टू 48 अपॉन 6, सो s इज इक्वल टू 6 ज़ा 36 7 ज़ा 8 ज़ा, तो 8 आएगा। इसको मुझे वापस एक बार चेक करना पड़ेगा। आप चेक कर लो ये सही है क्या नहीं, मैं आपको बताता हूँ। 1 सेकेंड, वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स ओनली, आई विल टेल यू। सो ये मेरा एक था। अभी मेरे पास ये वी स्क्वेयर मतलब ये आएगा 10 स्क्वेयर इज इक्वल टू, मेरे पास आता है यहाँ पे यू स्क्वेयर। यू स्क्वेयर मुझे यू निकालना है, सो यू स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस, सो ए इंटू एस मतलब 5 इंटू 8.4, तो ये आएगा 100 यू स्क्वेयर प्लस ये मैं कर दूँ यहाँ पे 10 इंटू, तो 84 आ जाता है। सो यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 100 माइनस 84, सो यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 16, सो यू इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, ये भी 4 आ जाएगा। तो इस तरह मुझे कैलकुलेट करना है। टेबल कुछ था, मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया है। इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस टेबल, इट इज़ वेरी इजी, जस्ट यूज द फॉर्मूलाज एंड सॉल्व इट। अभी मेरे पास है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द फाइनल पॉइंट्स ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, व्हाट इट इज कॉल्ड, डिस्प्लेसमेंट। मिनिमम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। स्टार्टिंग, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज डिस्प्लेसमेंट। डिसलेशन का और एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, नेगेटिव एक्सेलेरेशन। एन शुड बी स्मॉल, नेगेटिव एक्सेलेरेशन इसको बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव एक्सेलेरेशन, इसको ही नेगेटिव एक्सेलेरेशन बोला जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट्स डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन है इट चेंजेस एट एवरी पॉइंट, ताकि वो सर्कुलर मोशन में। ड्यूरिंग कोलिजन टोटल मोमेंटम, यहाँ पे टोटल मोमेंटम आ जाएगा, हमेशा कांस्टेंट रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट। एंड द वर्किंग ऑफ ए रॉकेट डिपेंड्स ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 और ये था क्वेश्चन नंबर 4, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये आपको यह एक्सप्लेन। नेगेटिव एक्सेलेरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज डिसलेशन। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट स्टॉप्स फ्रॉम इट्स मोशन इट इज कम इन डिसलेशन। So when an object is in uniform circular motion, its direction changes at every point. आप देख लो every point पे during collision total momentum remains constant, means the momentum during collision, okay, and after collision will be same. And then the working of an object depends on the Newton's third law of motion. Newton's third law of motion, every action has an equal and opposite reaction force acting simultaneously, act simultaneously. So in this way you have to give the explanation for this question. So this is the third and this is the fourth question. Both questions are very easy, just you should know the formulas and how to use the formulas. Formulas को किस तरह से यूज़ करना है ये सीख लो, आपको अपने आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएंगे। अभी मेरे पास क्वेश्चन नंबर बचा है, गिव साइंटिफिक रीजंस, एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज सेल्फ एक्टिविटी क्वेश्चन, एंड सेवेंथ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स। वो 2 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर दें एंड देन विल कंप्लीट दिस सेशन। So we'll learn about the give scientific reasons. When an object falls freely to the ground, its acceleration is uniform. So इसके पीछे रीजन है, the force acting on an object when it falls freely to the ground is only acceleration due to gravity or gravity. Okay, the force acting on an object when it falls freely to the ground
is only acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. This force is constant. This force is constant for all objects falling on ground. And third, therefore the acceleration is also constant. If you want to write in different way, okay, इससे भी अलग लिखना चाहते हो तो आप इसके ऊपर सोचो और लिखो. Okay, even though the magnitudes of action force and reaction force are equal, their direction are opposite, their effects do not get cancelled. Action and reaction force acts on different objects. Action and reaction forces are acting on to different object. Acting on to different objects. Therefore their effects are different. Okay, the action and reaction force acts on to different objects, therefore their effects are different, and therefore their effects do not get cancelled. If you want to write in a better way, you try to write. Okay, so this is the questions. Okay, these are the two questions. Give scientific reasons. फर्स्ट और सेकंड के बारे में मैंने बता दिया. इसमें अगर आपको कुछ भी ऐड करना है, इफ़ यू आर वांट टू ऐड एनीथिंग एल्स इन दिस एक्सप्लेनेशन, please add, okay, that explanation, and write in a proper way. Don't do any mistakes. So these are the first two questions from the give scientific reasons, and now we are going to learn about remaining two questions from the give scientific reasons. 6th question is there. It is a self study question. You have to do the study of that question yourself. And the last question is the numericals. I am going to solve that question. I am going to give the explanation of the numericals, and I will tell how to solve the numericals. Okay, तो ये दो क्वेश्चन से रिमेनिंग टू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एंड देन विल कंटिन्यू द क्वेश्चन नंबर 7. So we'll solve the next two questions from the give scientific reason. It is easier to stop for tennis ball as compared to a cricket ball when both are traveling with same speed. So इसका रीज़न ऐसे रहेगा. फर्स्ट, the momentum is the product of mass and acceleration. The momentum is a product of mass and acceleration of an object. The momentum is a product of mass and acceleration of an object. Second आएगा the momentum of a cricket ball is more as compared to tennis ball. A tennis ball as its momentum is more. Then the cricket ball is harder than a tennis ball, and so forth the reason. So you will write it is easier to stop a tennis ball as compared to the cricket ball. Okay, ये आपके कुछ reasons है. The velocity of an object at rest is considered to be uniform. इसके पीछे reason रहेगा the velocity of an object at rest is 0. First मेरे पास the velocity of an object, वैसे ही मैं उठा रहा हूँ ये सब, object is at rest
the velocity of an object at rest is 0. This velocity remains constant with time, और मैं लिख सकता हूँ, और this velocity will never change with time. आपको लिखना है, और लिख सकते हैं will not change with time, ऐसे कोई भी स्टेटमेंट लिख दो. Therefore, the velocity of an object at rest is considered to be uniform. So it is uniform. ओके, इस तरह से आप लिखना है. और ये थे मेरे क्वेश्चंस जो रिमेनिंग थे, जिनको मैंने यहाँ पे आपके साथ मतलब शेयर किया, डिस्कस किया. दीज आर दी फ्रॉम दी साइंटिफिक रीजंस मैंने बताया आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सेल्फ स्टडी के लिए, यू हैव टू डू द स्टडी ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बाय द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स. एनी 5 एनी 10 कितने भी एग्जांपल्स ले लो, उसको स्टडी कर लो. आपको प्रैक्टिकली उनको स्टडी करना है, उसका एक प्रोजेक्ट बना दो and submit to your teachers. And now we are going to discuss about the numericals of this lesson, and then we'll complete the session. So we'll solve the last question, numericals. उसमें से first solve करते हैं. An object moves 18 meter in the first 3 seconds, 22 meters in the next 3 seconds, and 14 meters in last 3 seconds. What is its average speed? मुझे एवरेज स्पीड निकालना है. मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ईजी है. एवरेज स्पीड जो रहता है आपका, एवरेज स्पीड जो रहता है, ये आता है टोटल डिस्टेंस ट्राइवल्ड अपॉन टोटल टाइम. ये टोटल टाइम आता है अपॉन टोटल टाइम. सो यहाँ पे मेरा एवरेज स्पीड निकालना है. एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस मेरा सब डिस्टेंस 18 मीटर्स, 22 मीटर्स, 18 प्लस 22 प्लस 14 ऐड हो जाएगा, और टाइम मेरा टोटल 3 + 3 + 3, मतलब टोटल टाइम ऐड हो जाएगा. अभी इनको ऐड करते हैं हम लोग, ये आएगा 4. ओके 4 2, ओके 4 कैरी 1 किया तो मैं ये 1 2 गया, 54 आएगा, ये 9 आएगा. 9 6 54, तो ये 6 मीटर पर सेकेंड. इस तरह से मुझे कैलकुलेट करना है. बहुत ईजी है. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आपको लेना है बस. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास. सो यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशन 1 का मैं फर्स्ट सॉल्व करता हूँ, आप देख लो चाहे तो. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट इट्स अप्लाइड फोर्स. तो मुझे फर्स्ट दिया है एम दिया है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट 16 kg. दूसरा एक्सेलरेशन दिया है मुझे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मुझे एफ कैलकुलेट करना है. तो चलो इसको फर्स्ट मुझे पता है एफ इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन. सो मास इज 16, ओके 16 इंटू 3, सो आएगा 48 न्यूटन्स. सो एफ मुझे फोर्स, अप्लाइड फोर्स मिलता है 48 न्यूटन्स. तो ये मेरा फर्स्ट कंडीशन था, मैंने जो सॉल्व किया. कंडीशन 2 है, मुझे सेम फोर्स यूज़ करना है. कंडीशन 2 में मुझे बताया कि सेम फोर्स एफ 48 न्यूटन्स यूज़ करो, और उसके साथ ऑब्जेक्ट का मास मुझे दिया है, एम दिया है 24 kg, और मुझे यहाँ पे ए कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है. सो अगेन एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए. सो मेरा आएगा ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम. सो ये आएगा 48 अपॉन 24, सो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ मेरा एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा. तो मुझे इस तरह से कैलकुलेट करना है. ये मेरे 2 फर्स्ट प्रॉब्लम थे. बहुत इजी है, बहुत इजी मतलब आपको इजीली आ जाएंगे, इतने इजी है. आपको एक बार देखेंगे, आप इनको समझ के ले लेंगे. सो यू कैन इजीली सॉल्व. सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर ए एंड दिस इज प्रॉब्लम नंबर बी. And now we are going to solve the remaining 2 problems of the numericals, and then we'll complete this session. So we'll solve the last 2 numericals. So first, a third. See, a bullet having the mass of 10 gram and the moving with a speed of 1.5 meter per second penetrates a thick wooden plank of mass 90 kg. The flank was initially at rest. The bullet gets embedded in the flank and both move together. Determine their velocity. मुझे उनकी velocity निकालनी है, both velocity. तो मैं फर्स्ट लिखता हूँ फॉर बुलेट. तो बुलेट के लिए मैं लिखूँगा m1 इज इक्वल टू 10 ग्राम इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम. सेकेंड मुझे दिया है स्पीड u1 दिया है मुझे यहाँ पे, इट इज़ 1.5 मीटर पर सेकेंड. तो मुझे दोनों की वेलोसिटी फाइंड करनी है.
तो यहाँ पे v1 इज इक्वल टू v आ जाएगा, ताकि दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी। तो मैं इसको फाइनली लिख देता हूँ। ओके, तो सेकेंड मेरा आएगा फॉर बुलेट के बाद फॉर वुडन फ्लैंक, उसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे। सो m2 इज गिवन 90 ग्राम, सो इट इज़ 90 इंटू 10⁻³ kg। सो सेकेंड मुझे दिया है u2, मतलब इट इज़ एट रेस्ट, तो 0 मीटर पर सेकेंड आएगा। एंड फॉर बुलेट, एंड मुझे क्या करना है फॉर बुलेट एंड वुडन फ्लैंक दोनों की वेलोसिटी, बिकॉज v1 v2 इज इक्वल टू v, दोनों की वेलोसिटी मुझे सेम मिलेगी, ताकि व्हेन दैट बुलेट गेट इमिटेड इन द फ्लैंक एंड बोथ मूव टुगेदर, दोनों एक साथ मूवमेंट करते हैं। सो देयरफॉर आई नो दैट फॉर्मूला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सो चलो इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं हम लोग। सो मेरे पास v का मैं फर्स्ट इसको m1 v प्लस m2 v लिखता हूँ, और यहाँ की जो वैल्यू है मेरी अभी m1 u1 ये मेरे पास है एक्चुअली। ओके, 10 इंटू 10⁻³ इंटू 1.5 एंड प्लस m2 u2, मतलब u2 मेरा 0 है तो ये 0 बन जाएगा, तो इसको मुझे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे v को अलग करो, m1 प्लस m2 लिख दो, और यहाँ पे मेरा आएगा 15 इंटू 10⁻³ चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे v m1 m2 मुझे पता है, m1 m2 10 इंटू 10⁻³, सो इट इज़ 10 इंटू 10⁻³ एंड 90 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁻³। चलो 10⁻³ बाहर लेते हैं तो 100 आएगा इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁻³। दोनों बाजू में 10⁻³ कैंसिल डायरेक्टली भी आप कर सकते हो इंटू v, तो मुझे v निकालना है। देयरफॉर v इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 15 डिवाइड बाय 100, तो ये आएगा देयरफॉर 0.15 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका फाइनल वेलोसिटी रहेगा, दोनों का भी एक साथ। तो इस तरह से करो, आपको जिस तरह से पॉसिबल है, जिस तरह से सही लगता है उस तरह से करो। लास्ट क्वेश्चन मेरे पास, मुझे एवरेज स्पीड निकालना है। एक पर्सन जो है स्विम कर रहा है 100 मीटर इन द फर्स्ट 40 सेकेंड्स, 80 मीटर इन द नेक्स्ट 40 सेकेंड्स एंड 45 मीटर्स इन द लास्ट 20 सेकेंड्स। सो मुझे एवरेज स्पीड निकालना है। सो एवरेज स्पीड निकालते टाइम मुझे पता है एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्राइवल और यहाँ पे आएगा टोटल टाइम टेकन आता है। आप टोटल टाइम टेकन लिखेंगे, टाइम टेकन तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज़ करेक्ट, और टोटल टाइम लिख दो चलेगा। सो मेरे पास 100 प्लस 80 प्लस 40 ये आ गया, और मेरे पास फर्स्ट है 40 सेकेंड्स, सेकेंड भी 40 सेकेंड्स है, और ये 45 एक्चुअली, इट इज़ 45 एंड लास्ट 20 सेकेंड्स है प्लस 20 सेकेंड्स। चलो इसको ऐड करते हैं, इनको ऐड करूँगा तो 225 मिलेंगे, यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो ये आएगा 2.25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एवरेज स्पीड लिख देता हूँ मैं, ये कंप्लीट करता हूँ। सो एवरेज स्पीड ऑफ दैट पर्सन इज़ 2.25 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ये थे मेरे लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स। सारे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा ईजी है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़े से एफर्ट्स की ज़रूरत है। आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन दिस लेसन एट माई बेस्ट। मैंने मेरी तरफ से कोशिश की, और भी कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन क्या होता है बहुत बड़ा लेसन रहेगा तो उसमें थोड़े से ऑब्स्टैकल्स रहते हैं। पूरे के पूरे लेसन्स को एकदम डीपली हम लोग नहीं एक्सप्लेन कर सकते, आपको भी थोड़ा सा एफर्ट्स देके उसको समझ के लेना है। And if you like this video, don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon button so you will get the notification of the upcoming videos on time. Thanks and keep watching. Have a nice time.